नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद ट्रिपल ए में। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा जेनेसिस ऑफ एफएसएसएआई। जैसा कि आपको पता है सभी को कि हम एफएसएसएआई का सिलेबस कवर कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें मैं पीछे कवर कर चुका हूं, जिसने नहीं देखी हैं वो जाकर के देख सकता है। तो आज जो है सीबीटी में जो हमारा पार्ट बी है, उसी में एक टॉपिक है जो है जेनेसिस ऑफ एफएसएसएआई। तो इसी के बारे में आज हम देखेंगे क्या रहने वाला है, तो आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ्स चाहते हैं नोट्स के, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले भी बहुत सारे पीडीएफ्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है। इसके साथ ही साथ आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये जो मेल है studywith1@gmail.com, इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा आज देखेंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस का आइडिया दे दूँ। पहले सिलेबस तो आपने देखा ही होगा, लेकिन जो हमारा सीबीटी जो होता है वो 400 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन में 25 जो होते हैं वो होते हैं पार्ट ए से, 75 जो होते हैं पार्ट बी से होते हैं। तो पार्ट बी में जो 75 क्वेश्चंस होते हैं ना, ठीक है, तो ये पार्ट बी जो आप देख रहे हैं, इसमें जो ये वाला पोर्शन है ये लगभग मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 वाला है, इसमें 7 चैप्टर हो गए हैं। उसके बाद में जो बचे हैं वो मैं धीरे धीरे कवर करता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद में ये एपेडा और ये बीआईएस, ईआईसी, एमपेडा, ये सब मैं ख़त्म कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखा है वो जा करके देख सकता है। इसके बाद में जो नीचे आप देख रहे हैं ये इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम, ये भी मैं ख़त्म कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। ये कोडेक्स एलिमेंट्रीज वगैरह सब फिनिश हो गया है। एसपीएस टीबीटी भी फिनिश हो गया। आपका एक टॉपिक इसमें ये बचता है, इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन बॉडीज़, ये हम देख लेंगे। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है, जो आपका 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देखिए यहाँ से अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो इंटू 4 कर लेते हैं, तो 100 मार्क्स का आपका सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है। तो ये वाला पार्ट लगभग ख़त्म हो चुका है। आज हम ये वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें भी हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे आज जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ एफएसएसएआई, इस बारे में हम आज देखेंगे। उसके बाद में बचे टॉपिक आगे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो ये जो है आपके 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें 25 क्वेश्चंस आपके इस वाले टॉपिक से आएंगे, और जो कि 4 मार्क्स के होंगे, यानी कि 100 मार्क्स आपके यहाँ से कवर होंगे। तो उसका जो एक टॉपिक है वो आज हम देखेंगे। तो जेनेसिस ऑफ अगर एफएसएसएआई की अगर बात करें दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करिए। मैं आपसे थोड़ा सा कहना चाहूँगा, क्योंकि आप भी देख पा रहे हैं कि मैं आपको एकदम जो कंटेंट में क्वालिटी होती है उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं करता हूँ। मैं को अपनी तरफ से एकदम बेटर क्वालिटी देने की कोशिश करता हूँ कि आप आगे के लिए भी, जो भी अगर 1-2 साल भी अगर बाद भी अगर कोई वीडियो देखेगा ना, तो उसको भी लगेगा कि हाँ, वीडियो में कुछ क्वालिटी है। तो इस वजह से मैं आपको जो कंटेंट देता हूँ वो एकदम रिलेवेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। कुछ भी मैं फालतू आपको नहीं देता हूँ, और जितने भी पीडीएफ्स हैं वो भी मैं आपको दे देता हूँ। इतना मुश्किल से मैं उसको तैयार करता हूँ, इतना टाइम देने के बाद उसके बाद में आपको नोट्स भी मैं देता जा रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा मैं बस आपसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। उसके बाद में जो भी चीज़ें बचती हैं, फिर हम जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट ए है, रीजनिंग है, वो सब भी धीरे धीरे कवर करेंगे। लेकिन पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। तो जेनेसिस ऑफ एफएसएसएआई की अगर बात करें, अपने टॉपिक पे हम आते हैं। तो एफएसएस एक्ट 2006, जिसके बारे में आपको पता है, पीछे बहुत सारे वीडियो इस पे बन चुके हैं, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 consolidates various acts and orders that had earlier handled food related issues in various ministries and departments such as। देखिए, यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी आप देख रहे हैं एक्ट और जो ऑर्डर्स हैं, एफएसएसएआई के आने से पहले इनको जो डिफरेंट टाइप की मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट थे वो हैंडल करते थे, ठीक है। उसके बाद में 2006 में एक ऐसा एक्ट लाया गया ना, जिसमें कई सारे जो एक्ट थे उनको एक तरीके से कंसोलिडेट्स कर दिया गया, एक में समेकित कर दिया गया, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो इधर उधर बिखरी थी उन सबको एक में ला करके एक एक्ट लाया गया, पार्लियामेंट ने जिसे पास किया 2006 में। इसी वजह से इसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 बोलते हैं।
जब ये आया उसके पहले जो चीज़ें थी ना, वो आप देखिए कि जो फूड एडल्ट्रेशन के लिए एक अलग एक्ट था, उसके बाद में फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर के लिए एक अलग ऑर्डर एंड रेगुलेशंस था, यानी कि एक्ट था। मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर अलग से था, उसके लिए वेजिटेबल्स के लिए अलग थे था, उसके बाद में एडिबल ऑयल के लिए अलग था, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर अलग था। उसके बाद में देख पा रहे हैं कि चीज़ें एकदम बिखरी हुई थी, हर चीज़ के लिए अलग एक्ट था। लेकिन उसके जैसे ही ये 2006 वाला एक्ट आया ना, सारी चीज़ें इसी में इन्वॉल्व हो गई। आज के टाइम पे जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 वाला है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है FSSAI भी वर्क करता है। जो FSSAI है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी बाद में ख़त्म कर दी गई, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही FSS एक्ट आया 2006 वाला, वैसे ही इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। आज के टाइम पे इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह गया है, मतलब इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रह गया फूड पे। तो इस टाइम जो है वो FSSAI आ गया है, क्योंकि सारा कंट्रोल जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का है। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ने ही बनाया है किसको? FSSAI को। तो FSSAI जो है वो फूड का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर FSSAI ना हो तो आप देख सकते हैं कि पूरे कंट्री में फूड पे जो कंट्रोल है वो इतना आसान नहीं रह जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, आप रेलवे स्टेशन पे खासकर देखते होंगे, वहाँ पे विदाउट FSSAI का जो लेबल लगा रहता है या फिर उनकी शॉप पे लगा रहता है, विदाउट FSSAI के अप्रूवल के कोई भी किसी भी फूड को सेल नहीं कर सकता है। तो एक तरीके से कंट्रोल बना के रखता है ऑल ओवर इंडिया में, डिफरेंट प्लेसेस पे आप देखेंगे तो। उसके बाद में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की अगर बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था कब? 2008 में। इसमें बहुत सारे लोगों को कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ FSSAI, लोग ऐसे सर्च करते हैं तो आपको मिलेगा कि 2011, लेकिन 2008 में FSSAI इस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है। लेकिन 2011 में क्या हुआ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, उसके अकॉर्डिंग फिर 2011 से ये वर्क करना स्टार्ट हुआ। उन रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पे ये वर्क करना स्टार्ट हुआ। तो 2008 में FSSAI इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन वर्किंग में कब आया? ये वर्किंग में आया 2011 से। तो प्लीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI इज़ एन ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी जो होता है वो ये होता है कि जैसे कि हमारे इंडिया में देखा होगा आपने, कुछ चीज़ें जैसे फाइनेंस कमीशन को ले लो, ठीक है, UPSC को ले लो, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन को ले लो, तो इलेक्शन कमीशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, यानी कि ये संविधान में दिए हुए हैं। लेकिन बाद में जो चीज़ें, संविधान के बाद में जो चीज़ें पार्लियामेंट में लॉ वगैरह पास करके उसको लाया गया ना, तो वो सब जो आती हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे डिफरेंस। थोड़ा सा अगर FSSAI के बारे में अगर जाने तो FSSAI जो है, एक तरीके से मैंने आपको बताया ना, ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। अगर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ FSSAI की अगर बात करें तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। और इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आपको आई होप समझ में आया होगा। ज़्यादा नहीं है FSSAI के जेनेसिस में बस इतना ही है कि आपको बताना है थोड़ा सा कि FSSAI का एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो ये कहाँ से आया, तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में बात करें तो जैसा कि एक होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, यानी कि संविधान में जो चीज़ें दी गई हैं, मैंने आपको जैसे बताया, एक होता है कि जो चीज़ें जिसकी बाद में ज़रूरत पड़ी, फिर पार्लियामेंट में लॉ लाया गया, उसको पास किया गया, लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, उसके बाद में प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किए, तब जा कर के वो एक्ट बना। तो ये बाद में लाया गया, इसी तरीके से इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। बाकी दूसरी जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं, जो संविधान में पहले से ही दी गई थी, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको इतना समझ में आया होगा, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि FSSAI कहाँ से आया, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके आगे हम देखेंगे FSSAI के फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में। ये सब चीज़ें मैं एक्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है दोबारा से, तो ये सारी चीज़ें हम दोबारा से देखेंगे, एक इंट्रोडक्शन लेते हुए चलेंगे, ठीक है।
लास्ट में यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको ज़्यादा से अच्छा कंटेंट दे पाऊँ।